का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। शोपियां में सीआरपीएफ पर हमला करने वाला मिलिटेंट गिरफ्तार। एक ओजीडब्ल्यू भी हिरासत में। गिरफ्तार किए गए मिलिटेंट से हथियार बरामद। आबिद रमजान के शहर पर मिलिटेंटों ने किया था हमला। जम्मू में बीटेक के एविएशन एंड एरोनॉटिक्स का कोर्स जल्द होगा शुरू। जम्मू स्पेस सेंटर में तैयारी जारी। JKSSB ने 1200 असामियों को वापस लेने का किया फैसला। उम्मीदवारों ने मायूसी का किया इजहार। लद्दाख समेत सरहदी रियासतों में नए गांव बसाने की तैयारी। मरकजी वजारत दाखिला ने दी है मंजूरी। कांग्रेस पार्टी की पार्लिमानी स्ट्रेटेजी ग्रुप की मीटिंग हुई खत्म। बजट इजलास से मुतल्लिक हिकमत अमली तैयार। आज शाम 4 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होगी मीटिंग। 5 रियासतों में हार का लिया जाएगा जायजा। पंजाब में बड़ी जीत के बाद सीएम केजरीवाल आज करेंगे अमृतसर में रोड शो। तैयारियां हो चुकी है मुकम्मल। इराक में अमेरिकी कौंसिल खाने पर ईरानी मिसाइल से हमला। 12 मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश। रूस यूक्रेन की जंग जारी। आज फिर लियो शहर पर रूस की जानिब से दागे गए मिसाइल। नुकसानात का तखमीना बाकी। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जो शोपियां से आ रही है उस हवाले से तफसीलात आपको देंगे। लेकिन शोपियां से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि शोपियां में वो मिलिटेंट गिरफ्तार हो गया है जिसने कल सीआरपीएफ अहलकार को गोलियों का निशाना बनाया था। आईजीपी कश्मीर की जानिब से ट्वीट करके बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में तफसीलात दी गई है और कहा गया है कि सीआरपीएफ अहलकार पर हमला करने वाले मिलिटेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ उसके एक मुआविन भी जो ओजीडब्ल्यू के तौर पर काम कर रहा है वो भी गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से खबर मिल रही है कि हथियार भी बरामद किए गए हैं। किस जगह पर गिरफ्तारी हुई है और कितने वक्त लगे हैं इस गिरफ्तारी को अंजाम देने में, इन तमाम हवालों से हम जानने की डिटेल कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये मिल रही है कि एक ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान एक टेररिस्ट को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है कुपवारा में, जहां से हथियार भी बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के हवाले से बताया जा रहा है सीआरपीएफ अहलकार जिस पर गुज़श्ता रोज़ कल शाम हमला किया गया था और हमले में जो जाँ भाग भी हो गया था, उसके बाद से मुसलसल ये कोशिश की जा रही थी कि हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए और इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। खबर है कि इस वक्त एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया जिसके ऊपर इल्जाम यह है कि उसने ही सीआरपीएफ अहलकार पर हमला किया था। साथ ही साथ एक ओजीडब्ल्यू को भी गिरफ्तार किया गया है। कौन है ये ओजीडब्ल्यू और क्या है नाम उस मिलिटेंट का, तफसीलात क्या कुछ हैं, शाह इरशाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इरशाद बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात है इस गिरफ्तारी को लेकर के, कौन है ये मिलिटेंट, नाम वगैरह पता और तफसीलात दीगर क्या कुछ है आपके पास? बिल्कुल रहमत, मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए इस जो हमले की तो मैंने कल ही बोला कि इसमें जो है फौज ने एक कार्डिनल सर्च ऑपरेशन चलाया जो कि रात भर चलता रहा। तकरीबन 3 बजे फौज को एक मुस्तदिक इत्तला मिली है कि जो हमलावर है इसी गांव में छुपे हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि फौज का ये कहना है कि बिल्कुल हमने जो है एक घर को अपने हाथ में लेकर वहां से एक जवान को उठाया। उनके पास जो है एक पिस्टल जो है वो रिकवर हुआ है। उनका नाम जो है मैं आपको बता दूं कि जो उसका नाम है ये है आमिर देवान, जो कि पावन का रहने वाला है, लोकल एरिया है उसका जो है वहीं का रहने वाला। उसको जो है पुलिस ने जो है अपनी हिरासत में लिया है। उसके पास जो है एक पिस्टल भी रिकवर हुआ है। कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर पता चलता है कि जो हमलावर है यही हो सकता है। जी प्रेम, ऐसे में ये कितने दिनों से मिलिटेंसी में एक्टिव था, क्या क्या मामलात इसके खिलाफ है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, इस हवाले से कोई अपडेट आपके पास? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए जो मिलिटेंट की सफ में शामिल तो नहीं हुआ है। अलबत्ता यही कहा जा रहा है कि ये जो बिल्कुल जो है ओजीडब्ल्यू की तरफ से काम किया जा रहा है, उसका जो है एक बैकग्राउंड जो है एक स्टूडेंट था डिग्री कॉलेज शोपियान में, इसका जो है तालीम चल रही थी। और यही बताया जा रहा है कि ये जो ओजीडब्ल्यू का काम जो है काफी सालों से करता आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो कल जो सीआरपीएफ अधिकार के गोली बरसाई गई है, इसी का जो है एक गाँव है छोटी पोरा, जो कि बगल में ही उसका गाँव है, उसी गाँव में जो रहता था। और पुलिस का ये मानना है कि कहीं ना कहीं इसका जो हाथ इसमें जो है शामिल हो सकता है। जी, अभी जब गिरफ्तार किया गया तो फिर आगे की कार्रवाई क्या कुछ हो रही है, कहां पर रखा गया है, आगे क्या किया जाएगा इनके साथ, इस हवाले से कोई अपडेट कि इसके साथ आगे क्या कार्रवाई होगी?
देखिए रहमत, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आईजीपी कश्मीर ने एक ट्वीट करके ये कहा था कि हमने जो है 2 OUW को जो है हिरासत में लिया गया है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त अगर बात की जाए तो ये जो 2 OUW इस वक्त जो है शोपियां पुलिस के पास है और इसके बिल्कुल पूछताछ किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जो एक और भी इसमें शामिल है, जिसका नाम है शारिक सादिक, वो भी इसमें शामिल है। उसको भी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन शोपियान जो है वहाँ पे इस वक्त पूछताछ चल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहिर साहब तफसीलात फराहम करने के लिए। तो शोपियां में सीआरपीएफ एहलकार पर हमला करने वाला मिलिटेंट गिरफ्तार हो चुका है और इस वक्त खबर मिल रही है कि उसके साथ एक OGW को भी गिरफ्तार किया गया है। अब इस वक्त पूछताछ चल रही है, आगे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर में उस मिलिटेंट को गिरफ्तार करने में सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाब रही जिसने सीआरपीएफ एहलकार पर हमला किया था। जो सीआरपीएफ अपने गाँव, अपने घर, अपने खानदान, अपने रिश्तेदार और अपने बाल बच्चों के साथ रहने के लिए छुट्टी पर आया था, जिसे मिलिटेंटों की जानिब से निशाना बनाया गया था और जिसमें वो जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल तो ज़रूर हुआ, लेकिन वो फिर जख्मों की ताब न लाकर वो इस दुनिया से चल बसा। आपको बता दें कि जो सिक्योरिटी एहलकार या सीआरपीएफ एहलकार जो शहीद हुआ है वो मुख्तार अहमद दोई, जो शोपियां का रहने वाला था, जिस पर मिलिटेंटों ने बाज़ाब्ता तौर पर कल निशाना बनाया था। और दूसरी बात इसमें यह है कि जो ये पूरा ऑपरेशन मिलिटेंटों का चल रहा था वो लश्कर तैयबा के कमांडर आबिद रमज़ान शेख के इशारे पर ये सब चल रहा था। और आबिद रमज़ान शेख जो लश्कर तैयबा का कमांडर है, इसी ने ये टारगेट दिया था कि सीआरपीएफ एहलकार मुख्तार अहमद दोई को निशाना बनाया जाए और उसको बाज़ाब्ता तौर पर नापाक मंसूबे के तहत निशाना भी बनाया गया, जिसमें उसकी जान चली गई। आईजीपी कश्मीर की तरफ से इस खबर पर तफसीलात देते हुए कहा गया है कि इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। आज सुबह सुबह एक खबर बारामूला से आई, जहां आर्मी की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया पुथखा पर। ये इस कैंप में न सिर्फ ये कि आर्मी बल्कि पीस एंड फ्रेंडशिप फाउंडेशन JK के इश्तराक से ये कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में वो लोग पहुँचे जो अद्वियात की हुसूलियाबियों के लिए, अद्वियात हासिल करने में कहीं न कहीं फाइनेंशियली रुकावटों के शिकार थे या फिर दीगर किसी मसाइल के शिकार हो रहे थे। लेकिन आर्मी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर यह कैंप मुनक़िद करके, फ्री मेडिकल कैंप मुनक़िद करके पुतखा में बाज़ाब्ता तौर पर उन लोगों को अद्वियात दी गई और दीगर ज़रूरियात की चीज़ें जो इलाज के काम आ सकें। उन तमाम एरिया के जो बारामूला के आसपास का एरिया है, बारामूला के आसपास के इलाके के गांव हैं, उन तमाम गांव के लोगों की बड़ी तादाद यहां पर देखने को मिली और वो सब इस कैंप से फ़ायदा उठाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि इस कैंप में आज 6 डॉक्टरों की टीम मौजूद है जो बाज़ाब्ता तौर पर न सिर्फ अद्वियात बल्कि मेडिकल एडवाइस भी दे रही हैं और जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर अद्वियात दी जा रही हैं ताकि उन्हें इसके लिए दवाओं को ख़रीदने के लिए या डॉक्टरों के पास जाने के लिए जो पैसे देने पड़ते थे, रकम की अदायगी करनी पड़ती थी और जिसकी वजह से उन्हें इसमें हिचकिचाहट का शिकार होना पड़ता था। आमतौर से पैसे की कमी की वजह से वो अस्पताल नहीं जा पाते थे। अब उनको यहीं पर सहूलत आर्मी की जानिब से दे दी गई है, जिसको पीस एंड फ्रेंडशिप फाउंडेशन JK ने भी सपोर्ट किया है। दोनों के इश्तराक से ये कैंप मुनक़िद किया गया। चाहता हूँ कि ये कैंप बहुत सारे हों क्योंकि इनसे लोगों को बहुत मदद मिलता है। आपने देखा कि हमारी जो भारतीय सेना है, इन्होंने लगातार जब से ये यहाँ है, इन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो कश्मीर के लिए दिया है और आज भी दे रहे हैं। तो जहाँ तक फ्री मेडिकल कैंप्स का की बात है, आज भी यहाँ पे पुतखा एरिया में जो है, यहाँ पे 52 राष्ट्रीय राइफल्स ने आज यहाँ पे एक फ्री मेडिकल कैंप करवाया और इसके साथ साथ में इनका ये मोटिव भी रहता है कि यहाँ का जो नौजवान है, वो जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, उनको कैसे पटरी पे लाया जाए, उनको कैसे मोटिवेट किया जाए कि आप ये ड्रग्स छोड़ दो। क्योंकि ड्रग्स आप देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ड्रग पेडलिंग जो है काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। तो मुझे लगता है जो हमारी जो भारतीय सेना है, इन्होंने ऐसे जो ये कैंप्स यहाँ पे करवाते हैं, ऐसे एक बहुत
बहुत बड़ी हेल्प जो है उन नौजवानों को मिलती है जो गलत रास्तों पे चलते हैं। और बारामूला के छूरा इलाके की बात करें, आज यहाँ पे 52 राष्ट्रीय राइफल्स ने मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। हालांकि इसमें काफी तादाद में जो है लोगों ने शिरकत की और यहाँ पे मुफ्त दवाई भी दी गई। और इसके साथ साथ देखा जाए कहीं मुकामी लोगों के साथ साथ चाहे मजदूर की बात करें तो उनका ये कहना है ऐसे कैंप्स और भी होने चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को फायदा मिले। नदीम मानी के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला। जम्मू में बीटेक एविएशन एंड एरोनॉटिक्स कोर्स के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर तैयारी चल रही है। स्पेस सेंटर जम्मू में तैयारियां चल रही है। इस हवाले से डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रुकन पार्लियामेंट, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द यहां इस कोर्स का आगाज़ भी हो जाएगा, यानी बीटेक एविएशन एंड एरोनॉटिक्स कोर्स का आगाज़ जम्मू के स्पेस सेंटर में बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी अधिकतर दक्षिण भारत तक सीमित थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक तरफ स्पेस की अनलॉकिंग हुई, उसमें बहुत सारे ऐसे अनावश्यक नियंत्रण थे वो हटा दिए गए, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए गुंजाइश बनाई गई। वहीं साथ ही साथ ये भी निर्णय लिया गया कि क्यों ना हम स्पेस टेक्नोलॉजी के संस्थान भारत के दूसरे हिस्सों में भी स्थापित करने का प्रयास करें। हमने पूर्वोत्तर में अगरतला में एनआईटी के परिसर में एक संस्थान इस प्रकार का स्थापित किया और दूसरा उत्तर भारत में सर्वप्रथम जम्मू में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तहत। इस संस्थान में जो सूचना लायक बात है युवाओं के लिए वो ये कि हमारे पास इस प्रकार का टीचिंग इंस्टीट्यूट मात्र एक और है तिरुवनंतपुरम में, इन त्रिवेंद्रम। ये अपने तरह का दूसरा होगा। हम इसमें पहला कोर्स इसी वर्ष शुरू कर देंगे बीटेक एविएशन एंड एरोनॉटिक्स को लेकर के। उसमें पहली इंटेक 60 छात्रों की होगी। सिलेक्शन का क्राइटेरिया थ्रू आईआईटी जेईई होगा ताकि कल कोई भेदभाव का या किसी और प्रकार का किसी को आरोप लगाने या शिकायत करने की आवश्यकता ना हो। और स्टार्टअप्स के लिए जैसे नए नए एवेन्यूज आए हैं, ड्रोन्स के, जियो स्पेशल के, और आज तो हर विभाग में हर क्षेत्र में स्पेस टेक्नोलॉजी प्रवेश कर चुका है, चाहे वो हाउसिंग है, स्मार्ट सिटीज है, रेलवेज है, हाईवेज है। उसमें भी हमारे बच्चे सक्षम रहें अपनी रोजगार स्वयं उपलब्ध करने के लिए। दिल्ली में आज कांग्रेस पार्टी की पार्लिमानी स्ट्रेटेजी ग्रुप की मीटिंग हुई। सोनिया गांधी की सदारत में ये मीटिंग मुनक़िद की गई 10 जनपद पर, और उसमें कांग्रेस के पार्लियामेंटेरियन ने शिरकत की। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर मनीष तिवारी हों या दीगर कांग्रेसी पार्लियामेंटेरियन हों, तमाम के तमाम इसमें शिरकत करते हुए नजर आए। और इस मीटिंग में बाज़ाब्ता तौर पर बजट इजलास के दौरान पार्टी की रणनीति क्या रहेगी, हिकमत अमली क्या रहेगी, किन किन मुद्दों को उठाने की पार्टी कोशिश करेगी, इन तमाम हवालों से गौर किया गया। और मीटिंग खत्म होने के बाद मीडिया ब्रीफ के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को कहता हुआ देखा गया कि उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में हमने ये तय किया है कि आने वाले बजट इजलास में न सिर्फ महंगाई के मुद्दे को उठाएंगे बल्कि बेरोजगारी के साथ साथ पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो महंगाई आई है उसको भी उठाएंगे, किसानों के एमएसपी का मुद्दा भी उठाएंगे, और भारतीय शहरियों के इनखला के साथ साथ जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे थे उनके मसाइल को भी उठाने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहा गया है आज की ये कांग्रेस पार्टी की पार्लियामानी स्ट्रेटेजी ग्रुप की मीटिंग में, वो जरूर सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी मीटिंग है जिसमें बड़े उलटफेर के आसार नजर आ रहे हैं। खबर यह है कि एक तो 5 रियासतों के हार की जिम्मेदारी के साथ साथ उन तमाम कमियों और खामियों को गौर किया जाएगा जिसकी वजह से इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ आगे क्या कुछ करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को 2024 के लोकसभा के इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए, इन तमाम हवाले से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में बाकायदा तौर पर तय किया जाएगा। और मुमकिन है कि आज यह भी फैसला कर लिया जाए कि कबल अज वक्त ही कांग्रेस पार्टी को नया सदर मिल जाए और इंतखाबात करा लिए जाए। यह जरूर मुमकिन है, चूंकि इम्कानात ऐसे ही लग रहे हैं। जो सूरत हाल है उसमें पार्टी को एक मजबूत लीडरशिप की जरूरत है और इस पर कांग्रेस पार्टी के बेशतर रहनुमा खासतौर से G23 फोकस करते नजर आए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पार्लियामानी स्ट्रेटेजी ग्रुप की मीटिंग में क्या कुछ कहा गया, क्या बातें हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुनिए। अभी हमारी स्ट्रैटेजी कमेटी, कोर कमेटी की मीटिंग हो गई है। तो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट के अध्यक्षता में, जिसमें हमारे सारे उस कमेटी के सदस्य वहाँ पर थे और हमने ये डिस्कस किया कि आने वाले सेशन में 14 तारीख को जो पार्लियामेंट शुरू होगा उसमें किन किन मुद्दों पर हम चर्चा
करना चाहिए और कौन से मुद्दे उठाना चाहिए, और सभी अपोजिशन पार्टियों के साथ भी बातचीत करके हम बहुत से मुद्दे उठाने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट शुरू होगा, उसमें किन मुद्दों पर हम चर्चा करना चाहिए और कौन से मुद्दे उठाना चाहिए, और सभी अपोजिशन पार्टियों के साथ भी बातचीत करके हम बहुत से मुद्दे उठाने की कोशिश करेंगे। उसमें खासकर जो यूक्रेन में हमारे स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज के फंसे हुए थे उनके बारे में, और दूसरी इन्फ्लेशन का है, लेबर इश्यूज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और एमएसपी जो फार्मर के लिए उन्होंने कहा था कि हम तय करके जल्दी करेंगे, सुलझाएं। और जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठेगी और हमारे पार्टी के सदस्य भी वहाँ रहेंगे, मेंबर्स, और हमारे डिप्टी लीडर साहब, चीफ व्हिप, और इधर से अपने सुरेश जी और वहाँ पर आदि रंजन चौधरी जी, वो वहाँ पर विषय तय करेंगे और सरकार के क्या मुद्दे रहेंगे और सरकार क्या चाहती है, उस पर आगे का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होगा। और वो चर्चा के लिए हम उनसे सब्जेक्ट को आगे करना। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पंजाब में भगवत मान नए सीएम होंगे, लेकिन आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त अमृतसर पहुंच चुके हैं, चूंकि एक बड़ा रोड शो करना है उन्हें, और रोड शो में केजरीवाल और भगवत मान दोनों होंगे। लेकिन आज भगवत मान ने बाज़ाब्ता तौर पर उस बयान पर या उस फैसले पर सफाई पेश की है जिसमें पंजाब के अंदर 122 सियासी रहनुमाओं की सिक्योरिटी की तखफीफ का फैसला किया गया है। ओहदा का हल्फ उठाने से पहले ही भगवत मान ने डीजीपी से मुलाकात करके ये फैसला किया था और 122 सियासी रहनुमाओं की सिक्योरिटी में तखफीफ करने का फैसला किया। उस फैसले पर भगवत मान ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। आज एक लेटर भी आया है कि जो आप लोग कहते रहे कि वीआईपी कल्चर हम खत्म करेंगे, 122 जो पुराने नेता था उनका सिक्योरिटी हटा दिया गया है। हाँ, मतलब थाने खाली पड़े हैं और नेताओं की जो सिक्योरिटी है उनके घर के सामने तंबू लगाकर सिक्योरिटी की जा रही है। पुलिस से पुलिस वाला काम लेंगे, तो मतलब 2.25 करोड़ लोगों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है मेरे ख्याल में कुछ लोगों की बजाय। तो एक तरह से शुरुआत हो चुकी है कि किस तरह से आप काम काज हम तो ऐसे करते हैं, हम ऐसे ही रहते हैं, मैं भी खुद ऐसे ही रहता हूँ पहले। तो बाकी तो इतना बड़ा मैंडेट आया है। आज मैं अभी चीमा जा रहा हूँ, चीमा मंडी, संत बाबा आतर सिंह जी का जन्म स्थान है, जो कि एजुकेशन के संत थे। बिशप हिंदू यूनिवर्सिटी काशी का उन्होंने शिलान्यास रखा। बुलेटिन के आखिर में कुछ इंटरनेशनल खबरें भी आपको बता दें। इराक में वाक़े अमेरिकी कौंसल खाने पर 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, बल्कि 1 दर्जन मिसाइल दागे जाने की खबर है। ये तस्वीरें उस मिसाइल के नतीजे में हैं, जो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस वक्त चल रही हैं। इराक के अंदर वाक़े अमेरिकी कौंसल खाने पर बाज़ाब्ता तौर पर हमला किया गया। आपको बता दें कि इराक़ी खबरसां एजेंसियों का कहना है कि इराक में कुर्दिस्तान के दारुल हुकूमत एरबिल में अमेरिकी कौंसल खाने पर मुतअद्दिद रॉकेट फायर किए गए हैं। धमाकों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, कुछ तस्वीर आपकी स्क्रीन पर भी हैं। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने बताया है कि एरबिल में अमेरिकी कौंसल खाने पर कम अज़ कम 12 रॉकेट फायर किए गए हैं। अमेरिका के महकमा खारजा के तर्जुमान ने भी हमले की मजम्मत करते हुए बताया कि इराक में अमेरिकी तंसीबात पर हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पेंटागन ने यह भी कहा है कि वो इन हमलों की तहकीकात कर रहा है। एक इराकी सिक्योरिटी एहलकार ने बताया है कि मिसाइल ईरान की तरफ से दागे गए हैं। एक अमरीकी एहलकार ने भी बताया है कि मिसाइल ईरान से आए हैं। धमाकों पर इब्तदाई रद्द अमल में एरबिल के गवर्नर उम्मीद खुशनाफ ने कहा कि कई रॉकेट कौंसल खाने के करीब गिरे हैं और ये वाज़ेह नहीं है कि निशाना शहर का हवाई अड्डा था या अमेरिकी कौंसल खाना।
इधर इराकी वज़ीर-ए-आज़म मसरूर बरज़ानी ने एरबिल में होने वाले धमाके की मज़म्मत करते हुए कहा कि वो इन बुज़दिलाना हमलों के सामने डट कर खड़े हैं। एरबिल हवाई अड्डे पर अमरीकी फौजी अड्डा भी है। कुर्दिस्तान के वज़ीर सेहत ने कहा कि इन हमलों में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ है, लेकिन एक न्यूज़ एजेंसी के न्यूज़ रूम के, एक टीवी चैनल के न्यूज़ रूम पर इसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो स्क्रीन आपके सामने, जो स्क्रीन पर जो तस्वीर चल रही है, कुर्द 24 टेलीविज़न के ऑफिस की तस्वीर है। अंदर न्यूज़ रूम की तस्वीर भी आपके सामने स्क्रीन पर है और इस पर बाज़ाब्ता तौर पर उस मिसाइल के हमले का असर हुआ है। तो ये न्यूज़ रूम के अंदर का हिस्सा है। कुर्द 24 टेलीविज़न चैनल है, इराकी है, जो कुर्द से बाज़ाब्ता तौर पर सर्विस फराहम करती है। ये मिसाइल की तस्वीर जो आपके स्क्रीन पर चल रही है, आग के गोले उठ रहे हैं, वो उसी कौंसिल खाने को निशाना बनाने की कोशिश थी जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये मिसाइल ईरान से दागे गए थे। सीधे लिए चलेंगे अमृतसर, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, रोड शो कर रहे हैं। देख लीजिए, आप भी रोड शो देखना है तो। तो 16 मार्च को भावी मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान जो हैं वो शपथ लेंगे और उससे पहले आज ये संयुक्त रोड सभा की जाएगी और उससे पहले स्वर्ण मंदिर पहुंच चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जो अपना दौरा है वो मंदिर से उनकी शुरुआत की जा रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ सरकार नजर आई। ये आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही बहुमत के साथ और जनता का आशीर्वाद व्यक्त करने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंच चुके हैं। तो देखिए, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो विधायक हो गए, चाहे वो जीते हैं या वो हारे हैं, उनको निर्देशित किया गया था कि आप अपने समर्थनकारी के साथ वहां पर पहुंचे और तमाम जो विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं। और ये देखिए, हाथ जोड़ते हुए भावी मुख्यमंत्री भगवंत मान लोगों का आभार व्यक्त करें और उनके साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी नजर आ रहे हैं। तो ये स्वर्ण मंदिर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने पहुंचे हैं केजरीवाल और भगवंत मान। अमृतसर में विजय जुलूस में भी वो शामिल होंगे। रोड शो किया जाएगा और जिसमें भावी मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, हाथ जोड़ते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों का आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि काफी व्यस्त उनका कार्यक्रम आज का होने वाला है। रोड शो से समर्थकों को दूर रहने की हिदायत दी गई है क्योंकि काफी भीड़ जुटने की आशंका है और उसको लेकर पुलिस प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है। फूल फेंकने की भी मनाही होगी। खास लोगों को ही शामिल इस रोड शो में किया जाएगा। और इसी दौरान आपको जानकारी दे दें कि दुर्गाना मंदिर में 20 मिनट ये काफिला रुकेगा। करीब 20 मिनट तक मंदिर में रुकने के बाद सभी राम तीर्थ मंदिर की ओर रवाना होंगे, जहां भगवंत मान, केजरीवाल और सिसोदिया का काफिला दोपहर करीब 2 बजे कचहरी चौक
फ्लाईओवर के नीचे पहुंचेगा। इसके बाद होटल ताज स्वर्णों में कुछ वक्त बिताने के बाद केजरीवाल और सिसोदिया शाम करीब 4 बजे दिल्ली और मान हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ रवाना हो जाएंगे। तो ये हम आपको जानकारी दे रहे थे उनके कार्यक्रम को लेकर। अभी वो स्वर्ण मंदिर में मौजूद हैं, रोड शोज के बाद किया जाएगा और ये काफ़ी व्यवस्थित उनका कार्यक्रम आज का होने वाला है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का विजय जुलूस होगा और उससे पहले स्वर्ण मंदिर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भावी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहुंच चुके हैं, माथा टेकेंगे। और इसी दौरान देखिए कि इस दरबार में कितनी जो भारी हुजूम है लोगों का देखने को मिल रहा है। इसमें तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, चाहे वो चुनाव जीते हैं या हारे, उनको ये निर्देशित किया गया था कि आप भारी से भारी भीड़ में वहां पहुंचे। और ये अब आपको तस्वीरें भी हम लाइव दिखा रहे हैं स्वर्ण मंदिर की। तो बेहद ही खास ये तस्वीरें हैं क्योंकि चुनाव जब हो रहा था किसी को नहीं लग रहा था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो मैजिक है वो चलता हुआ नजर आएगा, पर यहाँ पर झाड़ू का जादू चल गया है। और आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दिग्गज नेता, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो, चरणजीत सिंह चन्नी हो, सबको पछाड़ते हुए आम आदमी पार्टी ने भारी बहुमत से वहां पर अब सरकार बनाने जा रही है। पर उससे पहले ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी अहम है क्योंकि जनता का आभार व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भावी मुख्यमंत्री भगवत सिंह वहां पर यानी कि स्वर्ण मंदिर में पहुंच चुके हैं। स्वर्ण मंदिर की अगर आपको खासियत बताएं तो यहाँ पर पर्यटन का जो तांता है वो लगा रहता है। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, माथा टेकते हैं। लोगों की ये विश्वास है कि यहाँ पर उनकी जो अरदास है, जो उनके जो सपने हैं, उनकी मांग जो है वो यहाँ पर पूरी होती है। और अगर हम यहाँ पर दौरे को लेकर दौरे के नज़रिए से जाने तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भावी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहुँच चुके हैं। तो पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो भी नज़र आ रहे हैं उनके साथ। और ये स्वर्ण मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विजय जुलूस में भी वो शामिल होंगे और विजय जुलूस को लेकर हम आपको जानकारी दे दें कि लोगों से जो ये विजय जुलूस निकलेगा उससे थोड़ा दूर रहने की हिदायत दी गई है और फूल फेंकने को लेकर भी मनाही यहाँ पर की गई है। खास लोगों को ही शामिल किया जाएगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक साइड एक और कोरोना का जो संकट है वो अभी दूर नहीं हुआ है और इसी को देखते हुए प्रशासन की ओर से ये निर्देशित किया गया है कि जो लोग हैं वो थोड़ा दूरी बना के रखें। रोड शो से समर्थकों को दूर रहने की हिदायत दी गई है और जो फूलों की बरसात होती है उसको लेकर भी मना किया गया है।